बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चैप्टर नंबर 7 का क्लास 9 का ये टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते होते हैं मर्करी बैरोमीटर, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग को डिटेल से डिस्कस किया था और एट सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक की प्रेशर की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की थी। वो कितनी होती है 101 300 मल्टी न्यू पास्कल, जो उसकी सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू थी। हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम 76 सेंटीमीटर पे जितना प्रेशर मेजर हो रहा था वो हमने कैलकुलेट किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस तरह हाइट के साथ जो है वो चेंज होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो हर प्लेस पे कितनी होती है और कितनी डिफरेंट होती है और किस वजह से होती है वो हम देखेंगे। तो हमने ये पढ़ा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट डिक्रीजेज एज वी गो अप। इसकी क्या रीज़न है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्यों डिक्रीज करता है जब हम हाइट की तरफ मूव करते हैं? क्योंकि डेंसिटी जो होती है एयर मॉलिक्यूल की वो डिक्रीज करती है एज वी गो अप। अल्टीट्यूड पे जो इसकी डेंसिटी होती है डिक्रीज करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो किस तरह डिक्रीज करती है जब हम हाइट की तरफ मूव करते हैं? डेंसिटी अब जब जैसे हम अपवर्ड जो है वो एज वी गो अप तो एयर जो है वो बिकम थिनर एंड थिनर। एयर का जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि डेंसिटी मास के साथ डिपेंड करती है। मास के साथ अगर मास एयर का डिक्रीज़ हो रहा है तो जो उसकी जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज़ करेगी। तो इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। उसकी भी हमने डेरिवेशन की थी कि किस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, किस तरह डिपेंड करती है। तो इसीलिए जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ करती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है वो डिक्रीज़ करेगा एज वी गो अप। हमने यहाँ पे एयर, अगर हम बात करें सी लेवल की, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ऑन द माउंटेन इज़ लोअर देन एट सी लेवल। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। वो कितनी आई थी 101 300 जो है उसकी वैल्यू आई थी पास्कल। ये हमारे पास सी लेवल की उसकी वैल्यू आई थी। तो अब हम देखेंगे कि अगर एट द हाइट ऑफ द अबाउट 30 किलोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अब हम अल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इस अल्टीट्यूड पे 30 किलोमीटर अबव जो है फ्रॉम द सी लेवल हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो वो कितनी आई है 1000 पास्कल आई है। और जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ करता है तो हाइट ऑफ द वर्करी कॉलम जो है या लिक्विड का जो लेवल होता है इन द ग्लास ट्यूब, इन द टेस्ट ट्यूब, उस बैरोमीट्रिक जो हाइट होती है वो भी डिक्रीज़ करती है। बैरोमीट्रिक हाइट बेसिकली क्या होती है? मरकरी का जो लेवल होता है इन द ग्लास ट्यूब दैट इज़ कॉल्ड बैरोमीट्रिक हाइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ जब करेगा तो बैरोमीट्रिक हाइट जो है वो भी डिक्रीज़ करेगी। तो हमने यहाँ पे 30 किलोमीटर पे 1000 पास्कल होती है। और अगर हम बात करें वैक्यूम की, अगर हम बात करें, ठीक है, एट एन अल्टीट्यूड वेयर देयर इज़ नो एयर, व्हेन देयर इज़ नो एयर का मतलब होगा दैट रीजन इज़ वैक्यूम। तो वैक्यूम पे अगर हम बात करें तो वैक्यूम जो है वो कौन सा रीजन होता है? वैक्यूम इज़ बेसिकली द रीजन विदाउट मैटर। यानी वैक्यूम एक ऐसा रीजन है जहाँ मैटर नहीं होगा, जहाँ एयर नहीं होगा। एयर इज़ ऑल्सो अ मैटर। तो जब एयर नहीं होगा तो ऑब्वियसली द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब एयर नहीं होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होगा। तो इसीलिए वैक्यूम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। सो वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द अल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस बाय नोइंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस। तो अगर हमें किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू किसी जगह पे पता होगी तो हम ईजिली जो है वो अल्टीट्यूड या हाइट जो है वो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस तरह इंडिकेट करता है चेंज इन वेदर। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर किसी जगह पे चेंज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? उसका मौसम के तब्दील होने के साथ उसका जो है वो क्या रिलेशन होगा कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू में इंक्रीज़ आ रहा है या डिक्रीज़ आ रहा है या सडनली इंक्रीज़ कर रही है या ग्रेजुअल इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि उस इलाके का जो मौसम है वो कैसा रहेगा या कुछ दिनों बाद उस इलाके का जो मौसम है वो कैसा होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं या कुछ आने वाले घंटों में अगर मौसम बहुत गर्म है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है सडनली या ग्रेजुअली, तो हम देखेंगे कि आने वाले घंटों में या कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद जो है वो उस इलाके का मौसम जो है वो किस तरह चेंज होगा। तो हम ये देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह इंडिकेट करता है चेंज इन वेदर। अगर हम हॉट डे की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज शो करेगा। ठीक है, हॉट डे में दैट शो डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी क्या रीज़न है इसको हम अभी डिटेल से डिस्कस करते हैं। और कोल्ड चिली नाइट्स में दैट शो द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं?
यहाँ पे हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फार्मूला हम लोगों ने देखा था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो फार्मूला है वो क्या होता है, हाइट ऑफ द एयर कॉलम मल्टीप्लाई द डेंसिटी ऑफ द एयर मल्टीप्लाई द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आ रही थी, रो जी एच आ रही थी। तो रो बेसिकली वो एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी है, ठीक है, एयर कॉलम की जो डेंसिटी है। जी जो है वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच जो है वो क्या होगा, हाइट ऑफ द एयर कॉलम होगा। तो यहाँ पे अगर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जो है वो हॉट डे में होगा, ठीक है। डे में अगर देखें तो टेम्परेचर एयर का ज़्यादा होता है क्योंकि सन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, तो इसीलिए एयर का जो है टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। जब एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो उसके साथ जब जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि टेम्परेचर का हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर जो है वो टेम्परेचर किसी जगह का एयर का इंक्रीज़ है तो इसका मतलब ये होगा जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द एयर मॉलिक्यूल वो इंक्रीज़ कर जाएगी। जब वो इंक्रीज़ हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा फार अपार्ट जो है वो मूव करेंगे, उनमें एक्सपेंशन होगी। तो एयर जो है वो एक्सपेंड कर जाएगी ड्यू टू हीट। अब एक्सपेंशन के रिजल्ट में क्या होगा कि एयर के मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह दूर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम जो है वो एयर का क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और हमने पढ़ा है कि डेंसिटी का अगर हम देखें उसके साथ वॉल्यूम के साथ, तो डेंसिटी का अगर हम वॉल्यूम के साथ रिलेशन देखें तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यानी डेंसिटी का और वॉल्यूम का जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया तो ऑब्वियसली जो डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। क्लियर। अब हमने यहाँ पे देखा है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ से, तो इस केस में डेंसिटी और प्रेशर का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ से हमें इस फार्मूला से नज़र आ रहा है कि प्रेशर जो है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। क्लियर। डेंसिटी को आप डी से भी लिख सकते हैं और रो से भी लिख सकते हैं। तो जब डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। क्लियर। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हॉट डे में किस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करता है। क्लियर। अब इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज़ अगर हम बात करेंगे डिक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, ठीक है। ये तो हम लोगों ने इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर देख लिया। अब डिक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एयर क्या होगा, रात को अगर हम लोग देखें तो रात को क्योंकि सूरज नहीं होता तो इसीलिए रात के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है किसी भी सराउंडिंग का, एयर के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। यानी कम टेम्परेचर में कमी आ जाती है। तो डिक्रीज़ इन टेम्परेचर क्या होगा, की वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी तो एयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी क्योंकि कोल्ड है, कोल्ड चिली नाइट्स है। तो इस केस में वॉल्यूम जो है वो इन कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो एयर का डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और जब वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम का डेंसिटी के साथ हम लोगों ने देखा इन्वर्स रिलेशन है। तो जो इसकी डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर। और डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो डेंसिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह कोल्ड नाइट्स में, कोल्ड चिली नाइट्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर ली और जो है वो हॉट डे में बात कर ली। अब हम यहाँ पे कुछ और जो है वो देखेंगे कि किस तरह चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट द एक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर कंडीशन। कि अगर किसी भी नेबरिंग में, किसी भी नेबरिंग लोकेलिटी या किसी भी एक रीजन में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एब्रप्ट चेंज आ रहा है या फिर सडनली चेंज आ रहा है या सडनली इंक्रीज़ कर रही है या सडन डिक्रीज़ कर रही है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ग्रेजुअल जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है, तो हम देखेंगे कि किस तरह हम अब जो मौसम की तब्दीली है वो उसका किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम जो है वो किस टाइम पे कैसा होगा, वो हम कैसे लगा सकते हैं, बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर जो है वो मॉइस्चर इंक्रीज़ इन मॉइस्चर इन एयर, अगर एयर में जो है वो मॉइस्चर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो ये जो वाटर वेपर्स होते हैं इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम मॉइस्चर के रिजल्ट में ये होगा। और वाटर वेपर जो होते हैं वो रिलेटिवली एक लाइट गैस होती है, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि मास जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि हमने तो यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर वाटर वेपर्स इंक्रीज़ हो गए क्योंकि मॉइस्चर है एयर में, तो जो अमाउंट है ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस हैं, ठीक है। तो एयर बेसिकली क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैस होती है। तो यहाँ पे उसका अगर मास जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ कर गया, तो यहाँ पे मास जो है वो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा। अब हम लोगों ने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय
वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी हमने यहाँ पे देखा है कि अगर वाटर वेपर्स इंक्रीज़ कर गए तो जो अमाउंट है और गैस मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गए, ठीक है। तो जब ये डिक्रीज़ कर जाएंगे तो ऑब्वियसली जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा है कि मास जब डिक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी डिक्रीज़ कर जाएगी, क्लियर। और डेंसिटी जब डिक्रीज़ करेगी तो डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा, क्लियर। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जिस दिन मॉइस्चर होगा इंक्रीज में तो वो शो करेगा डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सेम एज इट इज़ अगर हम इसकी बात करें कि अगर हमारे पास सेम हम यही वाला फिनोमेना अप्लाई करेंगे कि अगर मॉइस्चर में डिक्रीज़ हो गया तो वो शो करेगा इंक्रीज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करेगा। अब यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं कि अच्छा, अब हमने ये देखना है कि अगर जो है वो बैरोमीट्रिक हाइट जो है वो फॉल्स करती है, बैरोमीट्रिक अगर हमारे पास किसी भी एरिया का जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है, ठीक है, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ शो हो रहा है, तो वो शो करेगा बैरोमीट्रिक हाइट जो है वो मरकरी की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ द मरकरी अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं तो, या फिर बैरोमीट्रिक हाइट जो एयर के कॉलम्स हैं उनकी जो हाइट है वो क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा ऑब्वियसली। तो अगर बैरोमीट्रिक हाइट फॉल सडनली, अगर बैरोमीट्रिक हाइट में सडन एक चेंज आ रहा है तो वो शो करेगा साइक्लोन को। साइक्लोन वो कहते होते हैं तूफ़ानी जो हवाएं वगैरह होती हैं, तो वो ऐसे मौसम को जो है वो शो करेंगे। और अगर हम देखना चाहें कि मॉइस्चर जो है वो इंक्रीज़ कर गया, ठीक है, मॉइस्चर एयर का जो है वो इंक्रीज़ हो गया, तो उसके रिज़ल्ट में हम देखेंगे कि जो बैरोमीट्रिक हाइट है वो डिक्रीज़ कर जाती है और उसके रिज़ल्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी एरिया का क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो अगर बैरोमीट्रिक हाइट में ग्रेजुअल फॉल्स आ रहा है, ग्रेजुअल फॉल्स का मतलब है कि अगर वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ कर रही है, एक तो होता है ना सडन फॉल के अगर यकदम ही उसमें चेंज आ रहा है, लेकिन अगर उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज डिक्रीज़ कर गया बैरोमीट्रिक हाइट, अगर जो हाइट होती है इस तरह वो अगर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करिए तो हम देखेंगे ये हमें कैसा मौसम शो करेगा, ये पॉसिबिलिटी ऑफ रेन को शो करेगा, क्लियर। और अगर हम देखना चाह रहे हैं कि मॉइस्चर जो है वो डिक्रीज़ कर गया है तो एटमॉस्फेरिक जो बैरोमीट्रिक हाइट है वो इंक्रीज़ कर जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। यानी अगर बैरोमीट्रिक हाइट में ग्रेजुअल इंक्रीज़ आ रहा है, पहले तो हमने देखा था बैरोमीट्रिक हाइट में अगर ग्रेजुअल डिक्रीज़ आ रहा था तो वो शो कर रहा था कि ऐसा पॉसिबल है कि कुछ दिनों में या कुछ घंटों बाद जो है वो बारिश हो सकती है। लेकिन अगर बैरोमीट्रिक हाइट जो है वो ग्रेजुअल इंक्रीज़ कर गया, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा मौसम क्या शो कर सकता है, ड्राई वेदर को शो कर सकता है। और अगर बैरोमीट्रिक हाइट में सडन इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक है, सडन अगर उसमें इंक्रीज़ आ रहा है तो ये हमें शो करेगा एक्सट्रीमली ड्राई वेदर को शो करेगा, यानी ऐसा खुश्क मौसम होगा या कुछ आने वाले घंटों में, कुछ आने वाले दिनों में जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का वेदर जो है वो शो करेगा। और अब हमने देखना है कि अगर जो है वो कोई एब्रप्ट चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि ना तो बैरोमीट्रिक हाइट का जो है ना तो वो इंक्रीज़ कर गई है, ना तो सडनली डिक्रीज़ कर गई है, ना या एब्रप्ट का मतलब है यकदम जो चेंज आता है वो नहीं आ रहा है, बल्कि उसका जो चेंज है वो आहिस्ता आहिस्ता है, कोई भी एब्रप्ट हाइट वो शो नहीं करी, तो ये फोरकास्ट क्या होगी कि ये एक सिंपल नॉर्मल वेदर को जो है वो शो कर रहा होगा। तो ये हम लोगों ने देख ली कि किस तरह ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका क्या मतलब होता है कि खुशगवार मौसम रहेगा और काफ़ी देर तक रहेगा। और अगर रैपिड इंक्रीज़ आ रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो ये हमें जो है वो शो करेगा, इंडिकेट करेगा, एक पुअर वेदर को शो करेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो लेक्चर है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर इन ए लिक्विड, और कि प्रेशर जो है वो किस तरह एग्जर्ट करते हैं लिक्विड, और उसका जो फार्मूला है वो हमने इसकी डेरिवेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल एक्टिविटी से हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर दें।